नमस्कार साथियों, मैं योगेश शुक्ला स्वागत करता हूं आपका सिविल अफेयर्स के इस मंच पर। एक तरफ जहां देश में किसान हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे मित्र हैं शायद जिनका साथ देना जरूरी लग रहा है। एक तरफ जहां किसान अपनी मांग उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ व्यापारिक मित्रों का भी दबाव है। साथ ही साथ 15 से 20 दिनों के बाद चुनाव का भी ऐलान होने वाला है। तो ऐसी कौन सी असमंजस वाली स्थिति में पड़ गए हैं मोदी क्या वाकई फंस गए हैं अपने व्यापारिक मित्रों और किसानों की मांगों के बीच? मैं आपको यह भी बता दूं कि जानकारी ये भी बताती है कि माननीय नरेंद्र मोदी एमएसपी की फाइल पर साइन करना चाहते हैं। वो किसानों को एमएसपी की गारंटी देना चाहते हैं, वो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विश्वास रखते हैं। लेकिन क्या एग्रो कंपनीज और व्यापारी मित्रों का बढ़ता दबाव उन पर ज्यादा पड़ रहा है, जिसकी वजह से मोदी जी अपने ही भंवर में फंसते नजर आ रहे हैं? अगर मोदी जी इन सारे के सारे भंवर के बीच फंसे हुए हैं तो आखिर क्या नतीजा होगा इसका? क्या वो किसानों के पक्ष में फैसला ले पाएंगे या फिर वो अपने व्यापारिक मित्रों को ही फायदा पहुंचाते रहेंगे? मैं आपको ये भी बता देता हूं कि 15 से 20 दिनों के बाद चुनाव का ऐलान हो जाएगा और चुनाव के ऐलान के बाद क्या इसका सीधा सीधा असर बीजेपी को इन चुनावों में देखने को मिलने वाला है? अगर मैं बात करता हूं एग्रो कंपनीज की, अगर मोदी जी एमएसपी की फाइल पर साइन करते हैं तो इससे क्या सबसे ज्यादा नुकसान एग्रो कंपनीज को होने वाला है? मैं आपको यह भी बता दूं कि जो व्यापारिक दोस्त हैं अडानी और अंबानी, उनकी भी बहुत सारी एग्रो कंपनियां हैं। तो क्या सीधा सीधा नुकसान इन्हें होने वाला है, जिसकी वजह से मोदी जी एमएसपी की फाइल पर साइन नहीं कर रहे हैं? उस फाइल पर धूल जम रही है। 15 से 20 दिन के बाद चुनाव का ऐलान हो जाएगा और 15 से 20 दिन के बाद अगर चुनाव का ऐलान होता है तो आचार संहिता लग जाएगी और उस आचार संहिता के समय में किसी भी प्रकार का धरना या किसी भी प्रकार की मांग अपने किसान नहीं रख पाएंगे। तो यही 15 से 20 दिन का समय है मोदी सरकार के पास, माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास, कि या तो वो एमएसपी की गारंटी की फाइल में साइन कर दें और अगर वो साइन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका सीधा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा 2024 के चुनाव में। अगर मैं बात करूं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं तो साथियों इसके दो प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण है बेकाबू हो रहा किसान आंदोलन। हम लगातार आपको किसान आंदोलन की सारी अपडेट देते रहते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि आखिर किसानों की क्या मांगे थी, स्वामीनाथन की क्या रिपोर्ट थी। अब अगर मैं इन 5 से 6 दिनों की बात करूं कि ये आज से जो विगत 5 से 6 दिन हुए हैं, इस दौरान जो किसान की मांगे हैं, जो किसान का आंदोलन है, वो लगातार तेज होता नजर आया है साथियों। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि किसानों के साथ बर्बरता अभी भी जारी है। पहले किसानों को आंसू गैस के गोलों द्वारा रोका गया, उन पर लाठी चार्ज किया गया, उन पर रबर बुलेट से फायर किया गया। सिर्फ इतने पर ही बर्बरता नहीं रुकी है। अभी हमारे पास ये खबर आई है कि ओरिजिनल बुलेट का भी यूज किया गया है, ओरिजिनल बुलेट भी चली है और उसमें एक 21 वर्षीय व्यक्ति जिसका नाम शुभकरण था, उसके सर के पिछले हिस्से में वो बुलेट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई है। तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए, किसानों का बढ़ता आंदोलन ये आज से नहीं है, वरन अपनी मांगे किसान बहुत पहले से रख रहे हैं और इस पर किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो किसान घायल हो रहे हैं, उसकी खबर हर तरफ चिंगारी की तरफ फैल रही है। जितने भी बड़े किसान नेता हैं उन सभी का ये मानना है कि अब भारत सरकार को एमएसपी पर साइन कर देना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि चुनाव में इसका खामियाजा क्या मिलेगा, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ के किसानों से, या ये बात समझिए कि यहां पर कुछ सीटों पर बीजेपी को समर्थन नहीं मिलने वाला है अगर बीजेपी एमएसपी पर साइन नहीं करती है तो। दूसरा कारण है उत्तर भारत में 40 से 50 सीटों पर असर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 40 से 50 सीटों का अंतर जो भाजपा ने 2014 और 2019 में विजयी की थी, जिन सीटों पर उन्होंने अपना मत लिया था, जो सीटें जीती थी, अब उन सीटों पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है
और इसका कारण यही किसान आंदोलन है जो इतना भयावह रूप ले चुका है और उनके साथ की गई बर्बरता की वजह से कहीं ना कहीं वो सारी की सारी सीटें भाजपा को अब अनियंत्रित होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर मैं बात करूं कि भारत में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पैसे वाले व्यक्ति तो गौतम भाई अडानी और मुकेश अंबानी, जो 140 करोड़ की जनसंख्या में लगभग सबसे ज्यादा वर्थ रखते हैं, सबसे रईस व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा धनाढ्य व्यक्ति, पैसे वाले व्यक्ति हैं। उनका लिखित तौर पर यह कहना है कि किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उनका कोई भी हाथ नहीं है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं है या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसी भी तरीके से वो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन सच्चाई इसके परे है साथियों। सच्चाई ये है कि अडानी का एक बहुत बड़ा एग्रो का कॉरपोरेट व्यापार है, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स, जिसके गोदाम, वेयरहाउस पूरे के पूरे भारतवर्ष में है। नावरन ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की बात करें, बल्कि पूरे के पूरे भारत में इनका ये अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स फैला हुआ है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ ये सेब तक सीमित नहीं है, बहुत सारे ऐसे और व्यापार हैं जो एग्री लॉजिस्टिक्स में किए जाते हैं। एग्री लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसी तरह अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस सिर्फ और सिर्फ रिटेल या रिलायंस फ्रेश तक ही सीमित नहीं है, उसका भी एक बहुत बड़ा बोलबाला या एक मास्टर प्लान है एग्रो की इंडस्ट्री पर अपना हाथ रखने का। ठीक है, अब इन सब का क्या रिजल्ट होगा? इन सब का रिजल्ट यही है कि मोदी जी अभी भी असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं कि आखिर वो अपने औद्योगिक मित्रों का साथ दें या फिर किसानों की मांगों को स्वीकार करें। अब नतीजा क्या होने वाला है, इसके लिए तो मेरा ये मानना है या मेरी ये सलाह है कि मोदी जी को एक एक्सपर्ट रखना चाहिए जो किसानों की मांगों को भी समझ सके, जो एग्रीकल्चर का फील्ड है, एग्रो का फील्ड है, उसके बारे में भी सारी की सारी चीज़ों की जानकारी रखे, उसकी पॉलिसीज़ को रखे, उसकी पॉलिसीज़ को समझे और मोदी जी को भी कहीं ना कहीं समझे और आगे आने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए एक कोई अच्छा सा निर्णय ले। 15-20 दिनों का ही समय शेष है मित्रों, और 15-20 दिनों में ही मोदी जी को या तो एमएसपी पर साइन करने होंगे या फिर खामियाजा भुगतना होगा इन चुनावों में। अब आखिर क्या वजह रहने वाली है और क्या रिजल्ट निकलने वाला है, हम ये सारी की सारी चीजें आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ जो भी हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं और वो पूर्ण स्वतंत्र पत्रकारिता पर विश्वास रखते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि मोदी जी 2024 के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं या क्या भारतीय जनता पार्टी सोचती है इस चुनाव को लेकर, तो आप न्यूज चैनल जरूर देखते होंगे और लगातार आपको बराबर ये खबर दिखाई जा रही है कि जो पोल है वो ये बता रहा है कि इस बार 2024 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी है वो 370 सीटें लेकर के आने वाली है। इसके साथ ही इनका पोल ये भी कहता है कि जो एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी का ही गठबंधन है वो 400 सीटें लाने वाला है। आखिर भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें और गठबंधन एनडीए 400 सीटें लाने वाला है, तो क्या ये रिकॉर्ड बनेगा? ऐसा एक बार और हुआ है आज से 40 साल के पहले जब राजीव गांधी की सरकार बनी थी, तो उन्होंने 400 से ज्यादा सीटें 414 सीटों पर अपना मतदान जीता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंदर की खबर यह भी है कि मोदी सरकार अभी भी 250 से 270 सीटों के बीच ही अभी भी संघर्ष कर रही है। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये सोर्सेस कहते हैं। देखिए, गुजरात की ही एक संस्था है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ 2014, 2019 और कई सारे चुनावों में जुड़ी रही है और उसने ये सर्वे कराया है और इस सर्वे में रिजल्ट निकाला है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में 250 से 270 सीटों के मध्य संघर्ष कर रही है। अब अगर हम 270 सीटों की भी बात करें तो 272 चाहिए, यानी आधे से भी 2 कम। और कहीं ना कहीं इन सारी की सारी रिपोर्ट्स का जो निचोड़ है, जो निष्कर्ष है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी और अमित शाह की टेबल पर उपस्थित रहता है और कहीं ना कहीं इसकी चिंता उनके चेहरों पर भी देखने को मिलती है। अगर आप नजर डालें
तो विगत 2 महीने की सिर्फ हम बात करेंगे और इन 2 महीनों में भारतीय जनता पार्टी और उनके लीडर्स ने कुछ फैसले लिए हैं जो ये साफ जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर उन सभी के मन में विचलन है और वो किसी भी तरीके से ये चुनाव जीतना चाहते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भाजपा ने ऐसे कौन से फैसले लिए हैं, आखिर ऐसे कौन से कदम उठाए हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आप न्यूज़ की दुनिया से जुड़े तो रहते हैं, लेकिन कई बार हमारे दिमाग से ये न्यूज़ स्किप हो जाती है या शायद हम इन पर ध्यान नहीं देते। भाजपा ने दिसंबर के महीने में ईडी को सक्रिय किया। ये पहला फैसला था भारतीय जनता पार्टी का और कहीं ना कहीं ये इस सर्वे के बाद की रिपोर्ट के बाद ही इन्होंने ये फैसला लिया ईडी को सक्रिय करना। अगर हम दूसरी अपडेट की बात करें तो यहां पर नीतीश और लालू का उन्होंने गठबंधन तोड़ा और नीतीश कुमार को अपने साथ लाए। नीतीश कुमार को पूर्णतः अपने साथ उन्होंने जोड़ा हुआ है। लालू और नीतीश का गठबंधन तो उन्होंने पहले ही तोड़ दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें बिहार में भी ऐसा लग रहा है कि शायद भाजपा का पलड़ा कुछ कमजोर है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड भी भाजपा को अपनी पकड़ से कहीं ना कहीं कुछ ढीला दिखाई दे रहा है। इसीलिए वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भिजवा दिया गया है और ये साफ साफ बीजेपी का ही कारनामा है। अगर हम बात करें चौथे फैसले की तो वहां पर उन्होंने जयंत चौधरी और अखिलेश की दोस्ती तोड़ दी। जयंत चौधरी को उन्होंने भाजपा में जुड़ने का आश्वासन दिया और बहुत ही जल्दी आपके सामने एक खबर आने वाली है कि जयंत चौधरी भाजपा में सम्मिलित हो गए हैं, भाजपा में शामिल हो गए हैं। अगर अगली अपडेट की हम बात करें तो महाराष्ट्र में पूर्व सीएम रह चुके अशोक चौहान को भी भाजपा में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है। अशोक चौहान को भी भाजपा में शामिल कर लिया गया है। और जबकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे आरोप हैं अशोक चौहान के ऊपर जो ईडी और अन्य निदेशालयों ने लगाए हैं, उसके बावजूद भी अशोक चौहान को भाजपा में शामिल कर लिया गया है। केजरीवाल पर भी ईडी को एक्टिव किया गया है। अगर केजरीवाल के खिलाफ चीजें जाती हैं, उनके विरुद्ध में जाती हैं, तो केजरीवाल को भी जेल भेजने की तैयारी है। साथियों, केजरीवाल के विरुद्ध अगर ईडी ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो केजरीवाल उसके प्रति जवाबदेह होंगे और कहीं ना कहीं उन्हें भी जेल का मुंह देखना पड़ सकता है। हरियाणा पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसान आंदोलन चल रहा है और इसके चलते हरियाणा पर भी इन्हें सुर्ख नजर रखनी पड़ रही है और भूपेंद्र हुड्डा पर इन्होंने अपनी नजर गड़ाई हुई है। अगर इन्हें हरियाणा पर सरकार तंग लगेगी तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा पर भी बीजेपी ने अपनी नजर बना के रखी हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को भी इन्होंने तोड़ने और जोड़ने के विचार बनाया हुआ है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव बीजेपी के पक्ष में ही जाने वाला है, लेकिन क्या नकुलनाथ ऐसा करेंगे ये कह पाना अभी मुश्किल है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो भाजपा की नींदें उड़ी हुई हैं और उसका कारण है कि भाजपा की पकड़ से अभी भी 4 बड़े राज्य बाहर हैं और वो 4 राज्य कौन से हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बंगाल की, तो बंगाल में कुल 42 सीटें हैं। 42 सीटों में शायद 15 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाली हैं, ऐसा पोल का मानना है। अगर 15 सीटें नहीं मिलने वाली तो कहीं ना कहीं बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सरदर्द की तरह काम कर रहा है। बिहार की अगर हम बात करें तो पिछली बार नीतीश कुमार ने 40 में 39 सीटें 39 सीटें निकाल के दी थी भाजपा को, लेकिन अभी की अगर हम वर्तमान कंडीशन की बात करते हैं तो वो 20 से 25 सीटों के बीच ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर चंडीगढ़ जैसा कुछ होता है तब की बात अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि आप और हम अब भारत की जागरूक जनता हैं। ठीक है, अगर मैं तीसरे राज्य की बात करूं तो तीसरा राज्य है महाराष्ट्र, जहां पर 48 में 41 सीटों पर एनडीए विजयी रहती है। वहीं पर अगर पोल की बात करें तो लगभग 30 से 35 सीटों के बीच एग्जिस्ट कर रहे हैं। यह भी एक सरदर्द वाली बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी लगातार इन सीटों को बढ़ाने पर लगी हुई है, तुली हुई है। अगर मैं कर्नाटक की बात करूं जहां पर 26 सीटों पर चुनाव होने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर तो सरकार भी कांग्रेस की है और वहां पर डीके शिव कुमार जो कि डिप्टी सीएम है और सीतारमैया जो कि सीएम है, इनकी जोड़ी बहुत अच्छा काम कर रही है, डटी हुई है। वहां पर भी भाजपा को अपनी सीटें लगभग 18 से 20 के बीच ही नजर आ रही होंगी।
तो आखिर किसान आंदोलन एक तरफ उनके औद्योगिक मित्र और तीसरी तरफ ये 15 से 20 दिन के बाद जो चुनाव का ऐलान होने वाला है और इसमें भाजपा की ये रिपोर्ट, उनका ये सर्वे और ये 4 राज्य और लगातार उनके ये चलते हुए फैसले, तो आखिर क्या निर्णय होगा और इस लोकसभा चुनाव का क्या रिजल्ट होगा, ये सारी की सारी अपडेट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। योगेश शुक्ला, सिविल अफेयर्स। मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर।